हे गाइस, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो आज हम लोग का टॉपिक है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल, देखिए मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने कर दी थी। तो पुष्यमित्र सुंग जो था वो एक ब्राह्मण था। इसी के साथ मौर्य वंश के स्थान पे एक नए वंश का शुभारंभ होता है जिसे शुंग वंश कहा गया। शुंग वंश कहा गया। ओके, तो देखिए मौर्योत्तर काल में कई विदेशी शक्तियों का आक्रमण भी होता है। तो उन विदेशी शक्तियों का जो आक्रमण होता है उनका क्रम था हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, उसके बाद शक आते हैं, फिर पहलो आते हैं पार्थियन, उसके बाद कुषाण आते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक के बारे में देखिए होता क्या है। जो सेल्यूकस था तो उसने क्या किया था कि पश्चिमी और मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है एंटियोकस प्रथम, उसने उसके विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा था। उसके बाद एंटियोकस सेकंड आते हैं। तो एंटियोकस द्वितीय जो आते हैं तो उनके शासनकाल में क्या होते हैं, कई विद्रोह होते हैं। तो उस विद्रोह के साथ साथ जो प्रांत होते हैं वो अनेक प्रांत स्वतंत्र हो जाते हैं। तो उसी विद्रोह में क्या था, बैक्ट्रिया का जो विद्रोह था, तो जिसका नेतृत्व किसने किया था? डिमेट्रियस प्रथम ने किया था। ठीक है, तो इस काल में सबसे पहले हिंद यूनानी, जिसे बैक्ट्रियाई ग्रीक भी कहा गया, उसका आक्रमण होता है। तो जो बैक्ट्रियाई ग्रीकों में सबसे पहले जिसने आक्रमण किया तो वो कौन था? डिमेट्रियस था। डिमेट्रियस प्रथम था। उसने अपनी राजधानी सियालकोट, साकल लिख के आएगा, तो जो आज का सियालकोट है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो वो था। उसके बाद देखो जो एक प्रसिद्ध उसके बाद जो होता है इंडो ग्रीक में, तो वो कौन था? मिनांडर था। ये जो डिमेट्रियस प्रथम था तो उसने 190 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया था। उसका जो मिनांडर होता है उसका क्या 165 से 145 ईसा पूर्व के लगभग होता है। तो ठीक है, तो इसने क्या किया था, देखिए ये क्यों फेमस है। जो इसने साहित्यों में इसे जो मिनंडर है इसे हम लोग क्या राजा मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। जो मिनंडर है उसे हम लोग क्या राजा मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने किया क्या था, जो मिनांडर थे या मिलिंद थे, इन्होंने नागार्जुन, नागसेन, देखिए ये बोला जाता है कि नागसेन जो है वही नागार्जुन है। फिलहाल आपको यहाँ पे नागसेन ध्यान रखना है। ओके, तो नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से कहीं कहीं बोला था नागसेन क्या नागार्जुन थे, इसमें मतभेद है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध की दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो मिनांडर के जो प्रश्न है, मिलिंद के जो प्रश्न है और नागसेन द्वारा दिए गए जो उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित कर दिया गया, जिसे हम लोग मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद प्रश्न। ओके, देखिए ये जो था इस पुस्तक किस में थी? पाली भाषा में। जो बौद्ध साहित्य किस में था? पाली भाषा में थी। तो ये जो ग्रंथ है किस में? पाली भाषा में लिखा गया था। ओके, फिर उसके बाद जिस वंश का जो आता है भारत में डिमेट्रियस वंश के अलावा जो एक बैक्ट्रियाई ग्रीक, जिन्होंने जो एक और वंश था उसका नाम था यूक्रेटाइटिस वंश। ठीक है, डिमेट्रियस के बाद जो आता है मिनांडर प्रसिद्ध शासक होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिमेट्रियस वंश के बाद एक बैक्ट्रियाई ग्रीकों का एक अन्य वंश आता है जिसे हम लोग यूक्रेटाइटिस वंश के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पे डिमेट्रियस ने अपनी राजधानी सियालकोट बनाई थी, वहीं पे जो यूक्रेटाइटिस वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में ही है। ठीक है, इसका जो शक्तिशाली शासक होता है तो वो होता है एंटियालिक्ट्स। ठीक है, कौन था इसका शक्तिशाली शासक? एंटियालिक्ट्स था। यूक्रेटाइटिस वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? एंटियालिक्ट्स था। तो ये क्यों फेमस हुआ? इसने क्या किया था, देखिए जो सुंग वंश शासक थे राजा भागभद्र, 9वें शासक थे। सुंग वंशी शासक राजा भागभद्र, तो कौन से शासक थे पूछ जाता है, तो 9वें शासक राजा भागभद्र थे। ठीक है, तो उनके शासनकाल में इसने क्या किया था, एक दूत भेजा था, उसका नाम था हेलियोडोरस। और कहाँ पे भेजा था? विदिशा। विदिशा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो एंटियालिक्ट्स ने क्या किया था, एक दूत हेलियोडोरस को कहाँ पे भेजा था? विदिशा, मध्य प्रदेश से सुंगवंशी 9वें शासक राजा भागवत के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो इसने क्या किया था, ये इसने भारत के अंदर आने के बाद क्या किया, भागवत धर्म को अपना लिया था। तो एक गरुड़ स्तंभ लेख जारी किया। तो ये गरुड़ स्तंभ लेख क्या है? जो हेलियोडोरस का जो बेसनगर, जो विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ठीक है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ जो कि कहाँ पे? विदिशा, बेसनगर पे। तो इसने क्या किया था, एक भारत में जब आया तो भागवत धर्म को अपनाया, तो एक गरुड़ स्तंभ लेख जारी किया। तो इसे हेलियोडोरस का बेसनगर या विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो ये अभिलेख जो था वो भारत के अंदर भागवत धर्म के संबंध में जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य माना जाता है।
ठीक है। ये जो गरुड़ स्तंभ है, जो स्तंभ लेख किसने जारी किया था? हेलियोडोरस ने, जो कि विदिशा में है। तो ये बोला गया है कि ये भागवत धर्म के संबंध में जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य माना गया। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं शक में। देखिए, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, कौन आया था? हिंद यूनानी, उसके बाद कौन आते? शक आते। तो भारत में जिस दूसरी विदेशी शक्ति का इस काल में आक्रमण होता है वो कौन थे? शक। शक को ही हम लोग शीतियन के नाम से जानते हैं, क्षत्रप भी बोला जाता था। ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो शाखा थी अलग अलग भागों में बांटी। जैसे पहली शाखा इनकी अफगानिस्तान में थी, दूसरी पंजाब तक्षशिला, तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा कहाँ थी? पश्चिमी भारत में ही थी, और पांचवी शाखा जो उत्तरी दक्षिण की तरफ है वहाँ पे थी। शक जो थे वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, जो कि चारागाह की खोज में भारत आते हैं। फिर होता है कि 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे जिन्होंने शकों को पराजित किया और उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। तो शकों पे विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नए संवत की स्थापना होती है, जिसे हम लोग विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसमें शकों में जो सबसे प्रसिद्ध महान शासक होता है वो कौन होता है? रुद्रदामन प्रथम होता है, जो कि 130 से 152 ईस्वी के लगभग रहता है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनके लिए पढ़ने लायक है वो ये है कि जो रुद्रदामन प्रथम था उसका एक अभिलेख था, कौन सा? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, 150 ईस्वी के करीब इसने जारी किया था। तो रुद्रदामन ने एक अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जारी किया था, जो कि संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख ही माना जाता है। भारत में संस्कृत भाषा में जारी किया गया प्रथम अभिलेख कौन सा माना है? रुद्रदामन का जो अभिलेख जूनागढ़ वाला है। इससे पहले जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में रहते थे। ठीक है। तो इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील का काठियावाड़ गुजरात में पड़ती है। ठीक है। तो ये इतना शकों के बारे में जानकारी इतनी काफ़ी है। ओके। और देखिए, हम लोग ने हिंद यूनानी पढ़ा था, तो हम लोग को उसमें ये भी जानने लायक है कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे, ये पूछा जा सकता है। जो हिंद यूनानी शासक थे उन्होंने क्या किया था? जो पश्चिम उत्तर का सीमा है पूरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की इधर की, तो वहाँ पे उन्होंने क्या था? यूनान की जो प्राचीन कला है हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है, तो वो वहाँ पे फैली थी। तो भारत में जो गंधार कला है वो हेलेनिस्टिक आर्ट का ही एक उदाहरण है। ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। देखिए, अब इसके बाद हम लोग का क्या है? पैलो है और कुषाण है। ठीक है। तो उसके बाद इस काल में जो विदेशी शक्ति है उस आक्रमण जो हुए थे तो उस ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग बस इतना ही रखते हैं, काफ़ी है, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।